यस क्लासेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कारक का टॉपिक पढ़ रहे थे और जहाँ तक मुझे ध्यान है कर्ता कारक अपन ने पढ़ लिया था। अब सेकंड लेते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपने देखा था। अपन ने को होता है। पहले इसकी देखिए परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जब क्रिया का फल संज्ञा व सर्वनाम पर पड़ता है वहां कौन सा कारक होता है? क्रम कारक। क्रम कारक होता है यानी कि जो कार्य हो रहा है और जिस कार्य जो क्रिया हो रही है, मतलब क्रिया का मतलब क्या? कार्य हो रहा है। कार्य और उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? संज्ञा शब्दों पे पड़ेगा या किस पे पड़ेगा? सर्वनाम शब्दों पे पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं अपन? क्रम कारक। अब देखिए जैसे उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने करता रहा है। राम ने क्रिया की, मारा। किसको मारा भैया? किसको मारा? रावण को मारा। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रावण के ऊपर। तो रावण क्या हो गया इसमें? सीधा सा कर्म। और ये इधर आपका राम है, ये कौन सा हो जाएगा? कर्ता। वैसे जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब देखना, या विभक्ति अपन ने क्या देखी थी? इसकी को देखा था, लेकिन यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा। केवल क्या आ रहा है? पुस्तक आ रही है। लेकिन क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना हो रही है। किसने पढ़ी? राकेश ने। फल किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। तो पुस्तक क्या हुआ? कौन सा कारक हो जाएगा? क्रम कारक। राकेश करता। जैसे और देखें, भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मारा। किसने? भारतीय सेना ने। किसको मारा? किसको मारा? आतंकवादियों को। यहां इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। और भारतीय सेना कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता किसको कहते हैं? कार्य जो करने वाला होता है, जो मुख्य होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है। पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? व्याकरण पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। यहाँ दोनों में ही विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन कार्य करने वाला कौन हो रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक इसमें क्या हो जाएगा भैया? कर्ता हो जाएगा।
और व्याकरण में क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ये क्या अपना कर्म कारक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, वो देखिए क्या होता है, कभी कभी वाक्य के अंदर एक से अधिक क्या आ जाते हैं, कर्म आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक से अधिक कर्म आ जाते हैं। और जब एक से अधिक कर्म आ जाते हैं तो अपने को पहचान करनी है कि कौन सा क्रम में, दो क्रम हो जाते हैं, मुख्य क्रम हो जाता है, गुण क्रम हो जाता है, एक सजीव क्रम हो जाता है, एक निर्जीव। एक क्रम के साथ में अपनी विभक्ति चिन्ह है, जैसे अपन ने क्या कहा, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, को का प्रयोग होता है, और एक विभक्ति या प्रसर्ग क्या हो जाता है, रहित हो जाता है। तो वो बात अपने को बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए मैं लिख रहा हूं, जब किसी वाक्य में दो से अधिक कर्मों का प्रयोग हो जाता है, हो जाता नहीं, होता है, होता है, तो प्रथम क्रम, जो पहला क्रम है वो क्रम क्या होता है, सजीव क्रम होता है। सजीव क्रम होगा। और क्या होगा, परसर्ग। परसर्ग का मतलब क्या होता है, ये अपना विभक्ति चिन्ह, जो विभक्ति, जो अपनी जो परसर्ग बोलते हैं उसको अपने, या उसको चिन्ह भी बोल सकते हैं, ये क्या अपना विभक्ति चिन्ह सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा, और वो क्या कहलाएगा, गौण क्रम। जब किसी वाक्य में दो से अधिक क्रमों का प्रयोग होता है, प्रथम क्रम सजीव परसर्ग सहित और गौण क्रम में होगा, तथा दूसरा क्रम क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, परसर्ग रहित हो जाएगा, और ये गौण था वो क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। होता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि जब दो क्रम होते हैं तो पहला जो क्रम है वो क्या होता है, एक तो सजीव होता है, परसर्ग सहित यानी विभक्ति सहित होता है, और गौण क्रम होता है, और दूसरा जो क्रम है वो निर्जीव होता है और प्रसर्ग रहित यानी कि उसके साथ में विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, और मुख्य क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है, मुख्य क्रम होता है। जैसे एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उस उदाहरण के माध्यम से अपन इस चीज को अच्छे से समझेंगे। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। देखिए अध्यापक पढ़ाता है, करता कौन है, अध्यापक है। किसको, छात्रों को। क्या पढ़ा रहा है, पुस्तक पढ़ा रहा है। एक ये तो अपना प्रथम क्रम और ये अपना सेकंड क्रम, दो क्रमों की बात अपन कर रहे थे। और देखना छात्र क्या है, मैंने क्या कहा, सजीव, तो इसी में देखिए सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा, ये को विभक्ति इसके साथ में आ रही है, तो यहां मैं लिखूंगा परसर्ग सहित होगा और गौण क्रम होगा, गौण क्रम होगा। पुस्तक है तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है।
पुस्तक निर्जीव आ गई, परसर्ग रहित, इसके साथ में कोई भी विभक्ति चिन्ह है क्या? नहीं है, तो ये परसर्ग रहित ऑटोमेटिक हो गई। या अपन विभक्ति रहित भी, चिन्ह रहित भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह विभक्ति एक ही बात होती है। और मुख्य क्रम है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो प्रथम क्रम होता है, जब एक से अधिक दो क्रमों का प्रयोग जब वाक्य के अंदर हो जाता है, तो जो पहला क्रम है उसमें ये तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो क्या होता है, सजीव होता है, एक परसर्ग रहित होता है, एक गौण होता है, और दूसरा क्रम है वो निर्जीव होगा। कभी भी सजीव नहीं, छात्र है वो निर्जीव होते हैं, पुस्तक कोई सजीव नहीं है, और परसर्ग रहित विभक्ति चिन्ह नहीं होगा, और मुख्य क्रम इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, करण कारण से या द्वारा। इसकी देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस साधन, क्रिया के जिस साधन का माध्यम संज्ञा होती है, उससे करण कारक कहते हैं। क्रिया के जिस साधन का माध्यम संज्ञा होती है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, क्या साधन है, कौन सी संज्ञा की का माध्यम है, वो क्या है, करण कारक है। जैसे मोहन ने चाकू से फल को काटा। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। मैं जयपुर से झुंझुनू बस के द्वारा आया। जैसे और भी देख सकते हैं, स्कूटर टैक्सी से टकरा कर गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए, मोहन ने चाकू से फल को काटा, फल को काट रहा, क्रिया कर रहा, लेकिन माध्यम किसका, चाकू। संज्ञा कौन सी है, कौन सा माध्यम बन रहा, चाकू बन। राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे मारा, बाण से। मैं जयपुर से झुंझुनू आया, किसके द्वारा आया, बस के द्वारा। स्कूटर टैक्सी से टकराकर गिर गया। तो गिर गया, टकराकर, किससे टकराकर गिर गया, टैक्सी से। माध्यम क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जो भी माध्यम, जो साधन हो रहा है, संज्ञा शब्द जो आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं अपने, करण कारक कहते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।